हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन की एक और एक्साइटिंग क्लास में आपका स्वागत है। आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने पाइथन के जो भी बेसिक फंक्शन है, पाइथन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम पाइथन के अंदर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जैसे लिस्ट होती है, टपल होता है, डिक्शनरी होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं समझ पाओगे तो आप आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जो कि है पाइथन डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइथन डाटा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिसमें हम ईजिली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को आराम से एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे उस डेटा के ऊपर हम ईजिली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनका अलग अलग प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। अब पाइथन के अंदर हमारे पास दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहला है हमारा बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर और सेकंड होता है यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर। जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है वो पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, हम उसको डायरेक्टली अपने पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ये दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ये वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही पाए जाते हैं। इसके अंदर मेनली हमें तीन टाइप के डाटा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसमें से लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। इसके अलावा एक सेट भी होता है जो अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम अपनी लिस्ट, टपल और डिक्शनरी इन तीनों टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। जो लिस्ट है वो एक डायनेमिक कलेक्शन होती है आइटम्स की, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक ऑर्डर्ड होती है और ये म्यूटेबल होती है। ये ऑर्डर्ड और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और टपल होता है, टपल भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन लिस्ट के अलावा इसमें एक फीचर होता है, वो ये कि ये इम्यूटेबल होता है। बाकी ये भी एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ही होता है। और डिक्शनरी जो होती है ना, वो की सेट का पेयर होता है, की और वैल्यू के पेयर होते हैं इसके अंदर। इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है पाइथन की लिस्ट। जो लिस्ट है वो एक ऑर्डर कलेक्शन होती है जो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसमें से ऐड और रिमूव का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में से हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें से रिमूव कर सकते हैं, और इनके अंदर जो पहले से एलिमेंट्स हैं उनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को म्यूटेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और जो पाइथन के अंदर लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। सेकंड, ये ऑर्डर्ड होती है, यानी कि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं। इनके अंदर एक सीक्वेंस फॉलो होती है जिसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है डायनेमिक की। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, और स्ट्रिंग भी हो सकती है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती हैं, जैसे सबसे पहले हम जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और सेकंड, किसी भी लिस्ट के अंदर, पाइथन की जो भी लिस्ट होती है उन सभी लिस्ट के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं। यानी कि जो लिस्ट होती है वो डुप्लीकेसी अलाउ करती है हमें। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पाइथन के लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, सभी टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। और जो पाइथन की लिस्ट होती है ना, वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी अलाउ करती है। इंडेक्सिंग क्या होता है कि एक पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की, वो अलाउ करती है। और स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम लिस्ट का कोई एक छोटा सा हिस्सा भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास किसी लिस्ट में 10 आइटम है तो उन 10 आइटम्स में से भी हम कुछ एलिमेंट्स को सेपरेटली निकाल सकते हैं। इस स्लाइसिंग को भी हम जब इसके एग्जांपल देखेंगे ना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हमारा डायनेमिक
होता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि इस लिस्ट को, जो भी हम पाइथन में की लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटाने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम रिमूव कर सकते हैं, और ग्रो करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ना उनके अंदर हम और आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाइथन की लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फ्रूट नाम से क्या किया है, लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो, ये 4 आइटम्स ऐड किए हैं, और उसके बाद मैं इस लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट करते ही मेरे को आउटपुट में इस टाइप से आउटपुट मुझे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो फ्रूट्स नाम लिखा है मैंने, ये हमारी लिस्ट का नाम है। हम लिस्ट में कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि हमने पहली पाइथन की क्लास में देखा था कि किसी भी वेरिएबल का नाम या फिर किसी भी फंक्शन का नाम जब हम देते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो पाइथन की जिस लिस्ट का जब हम नाम देते हैं ना, तो उस केस में भी उन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। इसके अलावा हम लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, पोजीशन, यानी कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर हमें 4 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो पहले का इंडेक्स क्या होगा 0, सेकंड का हमारे पास 1, फिर 2 और फिर 3। ये 0, 1, 2, 3 ये क्या होता है, ये हमारे एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि इनकी पोजीशन होती है। और इसके अलावा पाइथन के अंदर जो लिस्ट है, इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्स भी होती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट्स की नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ता है और लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास मैंगो है, तो मैंगो को हम इंडेक्सिंग देंगे -1, उसके बाद -2, -3 और -4। इस टाइप से हम अपनी लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का क्या होता है कि हमारे पास मान लो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इन चारों एलिमेंट्स में से हम कुछ एलिमेंट्स को सेपरेट निकालना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। और स्लाइसिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें इंडेक्स का ही यूज़ करना पड़ता है। हम इंडेक्सिंग का ही यूज़ करते हैं और उसी को यूज़ करके हम स्लाइसिंग करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा फ्रूट और 0, यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ तो 0, अगर मैं सिंपल एक ही एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उस एलिमेंट का मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंडेक्स लिखा, और उसी की आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाती है। अब 0 इंडेक्स किसका है, एप्पल का है, तो एप्पल ही मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिल जाती है। उसी प्रकार अगर मैं -1 करता हूँ, यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे -1 किसकी है, मैंगो की, तो मुझे यहाँ पे मैंगो आउटपुट में मिल जाता है। माइनस में हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया जाता है, और इसी लास्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। और ये होती है हमारी स्लाइसिंग का एग्जांपल, जिसमें हम क्या लिखते हैं, फ्रूट्स हमारे लिस्ट का नाम और 1 और 3, बीच में हम कोलन का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी लिस्ट की में से एक सेपरेट लिस्ट बना रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं, और उसको हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 तक हम उसको लेके जा रहे हैं। ये इसकी स्टार्टिंग होती है, ये इसकी एंडिंग होती है। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उसको हमें इंक्लूड करना होता है, और जो लास्ट में दिया होता है ना उसको हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला है, 1, एंडिंग पॉइंट क्या बोला है, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 1 होगा और 2 होगा, 2 के बाद जो 3 है ना वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसी का आउटपुट क्या आएगा मेरे को, 1 हमारा किसका इंडेक्स है, बनाना का, और 2 हमारा किसका है, चेरी का। तो आउटपुट में हमें बनाना और चेरी मिल गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। इसके बाद हम पाइथन में लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ पाइथन की लिस्ट के मेथड होते हैं जिनको हम अलग अलग वे में यूज़ करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला मेथड आता है लिस्ट का, वो आता है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है कि जब हम अपनी लिस्ट के लास्ट में कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अपेंड मेथड क्या करता है कि कोई भी जो आइटम है वो किसी भी लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है।
मान लो हमारे पास कोई भी एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी इंडेक्सिंग अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा उसका इंडेक्स जो है वो 3 रहेगा। तो जो नया आइटम ऐड होगा ना उसका इंडेक्स हमारा 4 होगा, यानी कि जो भी आइटम हम अपेंड मेथड की हेल्प से ऐड करेंगे वो सबसे लास्ट में ऐड होता है। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट मेथड। जो इंसर्ट मेथड होता है ना वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अपेंड के अंदर हम एलिमेंट को लास्ट में ऐड करते हैं और इंसर्ट मेथड का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट के बीच में हम कोई भी अपना एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। जिस भी इंडेक्स के अंदर हम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं ना उसी इंडेक्स के अंदर हम अपना एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद हमारे पास आता है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता लग रहा है कि अगर हम अपनी लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। रिमूव मेथड डायरेक्ट हमारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। जिस भी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है ना उसको हम अपने रिमूव मेथड के अंदर ऐड करते हैं और वो हमारा रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड भी रिमूव की तरह काम करता है। ये आइटम को रिमूव ही करता है, लेकिन रिमूव करने के साथ साथ ये जो भी एलिमेंट रिमूव हुआ ना उसको रिटर्न करता है, यानी कि एलिमेंट जो रिमूव होगा ना उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जो रिमूव मेथड है ना वो डायरेक्ट क्या करता है एलिमेंट को डिलीट कर देता है, लेकिन जो पॉप मेथड होता है ना वो जिस भी एलिमेंट को रिमूव करता है ना उसको रिटर्न भी करता है, यानी कि उसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है सॉर्ट मेथड। ये सॉर्ट मेथड भी जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता लग रहा है ये किसी भी लिस्ट के आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसी का। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं जिसमें हमने इंटीजर भी ऐड किए हैं, हेलो भी ऐड किया है, स्ट्रिंग है जो, और 4.5 यानी कि एक हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसमें ऐड किया है। अब मैंने क्या किया, ये हमारी एक लिस्ट है, इसमें मैंने क्या किया माई लिस्ट डॉट अपेंड और इसमें मैंने 6 लिखा। अब क्या होगा जो 6 है हमारा वो इस 4.5 के बाद में ऐड हो जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में ये ऐड हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट रिमूव 2, जो 2 है वो क्या करेगा इस लिस्ट में से जो भी 2 है जो कि हमारा इस इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे है तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा अपनी लिस्ट में से। अगर इसके बाद मैं इसे को प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट 2 तो यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट को एक्सेस करेगा। कौन से एलिमेंट को, जो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे है। अब हमने 2 को तो यहाँ पे डिलीट कर दिया तो इसका नया इंडेक्स क्या हो जाएगा 3 का 2, तो ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। और उसके बाद अगर हमको लिस्ट को प्रिंट करते हैं माइनस का यूज़ करके, देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया और डायरेक्ट मैंने -1 कर दिया। ये क्या करेगा स्लाइसिंग की तरह काम करता है, लेकिन ये पूरी की पूरी लिस्ट को हमने क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को हमारा रिवर्स कर देगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है वो हमारा सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा और जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट के मेथड होते हैं। जब भी हम अपने पाइथन में लिस्ट का यूज़ करते हैं ना तो इन्हीं मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास पाइथन में टपल। टपल भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ही होती है, लेकिन ये इम्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार क्रिएट करने के बाद में हम इनके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। और टपल को हम स्मॉल ब्रैकेट की हेल्प से क्रिएट करते हैं। जैसा हमने लिस्ट में भी देखा था, लिस्ट को हम क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, वैसे ही टपल को क्रिएट करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और टपल भी लिस्ट की तरह ही डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करती है, यानी कि हम एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स अपनी टपल में ऐड कर सकते हैं। और टपल भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं ना उनको सपोर्ट करता है, यानी कि हम अपने टपल के अंदर इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि एक प्रकार से ये मान के चलो कि हम हर टाइप के डेटा अपने टपल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट की तरह ये भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि हमने जैसे लिस्ट में किया था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, वैसे ही हम टपल के अंदर भी सेम टाइप से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, वो ये कि ये फास्ट होती है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते तो इसके कुछ फंक्शंस कम हो जाते हैं, उसी वजह से ये लिस्ट के कंपैरेटिव फास्ट होती है। अब इसके भी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने नंबर्स लिखा, ठीक है। नंबर्स क्या है, हमारे टपल का नाम है, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये मैंने क्या किए, ये इसके एलिमेंट्स हैं।
यहाँ पे मैंने जस्ट इंटीजर ऐड किए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे इंटीजर के अलावा स्ट्रिंग या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। और मैंने फिर लिखा प्रिंट नंबर्स, तो ये जो टपल है हमारा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसके अंदर हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें पहले से ही कवर कर ली हैं। और इसके अंदर भी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो और उसमें इंडेक्सिंग का जिक्र आता है तो इंडेक्सिंग हमेशा ही हमारी 0 से स्टार्ट होती है। और स्लाइसिंग का क्या होता है, हम पूरे टपल में से एक छोटा सा पार्ट अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम स्लाइसिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं। और वो स्लाइसिंग भी हम इंडेक्सिंग की हेल्प से ही करते हैं, यानी इंडेक्स नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर्स और 1, यहाँ पे हम क्या करें, एक सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 यानी कि इंडेक्स, यहाँ पे 1 किसका इंडेक्स है हमारे पास, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो 10 का इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो यहाँ पे 1 किसका इंडेक्स है, 20 का। तो आउटपुट पे हमें 20 मिल जाता है। और अगर -1 करता हूँ, ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, जैसे कि लिस्ट में भी थी। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी लास्ट से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3 और -4, ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे -1 किसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, हमारी 40 की है। तो आउटपुट पे हमें 40 मिल गया। और अगर मैं नंबर्स की स्लाइसिंग करता हूँ तो मैंने क्या लिखा, 1 और 3, यानी 1 से लेके 3 तक। और इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसकी भी जो इंडेक्सिंग हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 1 और 2। तो 1 के हमारे पास 20 है और 2 के हमारे पास 30 है। तो ये हमारी एक इसका सब पार्ट या फिर एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट आ जाता है, जिसमें 20 और 30 हमें आउटपुट पे देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। अब लिस्ट में जैसे हमने मेथड डिस्कस किए थे, वैसे ही टपल के अंदर भी हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मेथड नहीं होते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें ऐड और रिमूव के डिफरेंट मेथड हो जाते हैं। लेकिन टपल के अंदर हम ये इम्यूटेबल होती है, तो इसके अंदर हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर हमें 2 मेथड देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है काउंट और दूसरा होता है हमारे पास इंडेक्स। काउंट क्या करता है, ये अकरेंस ऑफ वैल्यू करता है, यानी कि कोई भी वैल्यू, इसमें आपने देखा था कि हम मल्टीपल टाइम्स वैल्यू एंटर कर सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये काउंट क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को काउंट करके बताता है कि ये वैल्यू या फिर ये एलिमेंट कितनी बार हमारे टपल के अंदर अवेलेबल है। और इंडेक्स जो होता है, वो इंडेक्स क्या करता है, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स हमें रिटर्न करके देता है। यानी कि हम कोई भी एलिमेंट है ना, वो सर्च करेंगे और वो ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें इंडेक्स नंबर बताएगा कि कौन सी इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया और इसमें मैंने लिखा 1 2 3 2 2, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले में मैंने प्रिंट किया माई टपल और काउंट 2, यानी कि इसके अंदर जो भी 2 है, 2 एलिमेंट है, वो काउंट करके बताएगा कि कितनी बार है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी है, 1 2 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे आउटपुट भी हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये हमारा क्या करता है, काउंट फंक्शन होता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करने का काम करता है। सेकंड होता है इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ 3। अब 3 का इंडेक्स क्या है, वैसे ही अगर हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 का इंडेक्स क्या है हमारा 2। तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, 2 मिल जाता है। यहाँ पे जब हमें इंडेक्स का यूज़ करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पॉजिटिव इंडेक्स ही करता है, नेगेटिव इंडेक्स नहीं यूज़ करता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा यूज़ भी करते हैं कि हम टपल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट से फास्ट होता है और इसके अंदर डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है। इस वजह से इसके जो डेटा होते हैं ना, वो सिक्योर होते हैं। और इसके अंदर हम इसको उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम जो आइटम्स एक बार ऐड कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाएं, उसको कोई भी चेंज ना कर पाए, तो उस केस में हम टपल का यूज़ कर सकते हैं। अब टपल है वो इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब उसके अंदर हम आइटम्स को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पाइथन
डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी है वो थोड़ा सा लिस्ट और टपल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, क्योंकि लिस्ट और टपल के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, एक सीक्वेंस होती है एलिमेंट्स की। लेकिन डिक्शनरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सीक्वेंस नहीं होती है। इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और की वैल्यू पेयर में डेटा होता है। अब की वैल्यू पेयर क्या होती हैं वो हम अभी आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा की वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंटैक्स हम देखते हैं, इसमें हमने क्या लिखा, माई डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी बनाई हमने इस नाम से। उसमें क्या लिखा, नेम, ये नेम, एज, ये एज, और ये एक पहला कंप्लीट एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इसके अंदर हमें 2 पेयर देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी की होती है, ये हमारी वैल्यू होती है। जैसे इसके अंदर इस डिक्शनरी के अंदर की क्या है, नेम, नेम की वैल्यू क्या है, एलाइस। ठीक है, एलिस बोल दो चाहे। और सेकंड की हमारी क्या है, एज, और इसकी वैल्यू क्या है, 25। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो भी की हम यूज़ करते हैं वो यूनिक होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने नेम की एक बार यूज़ कर ली तो इस नेम के नाम से मैं कोई भी दूसरी की नहीं बना सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे नेम बनाया और उसके बाद जो अगली की बनाई वो मैंने एज की नेम से बनाई। और जो डिक्शनरी होती है ना वो म्यूटेबल होती है, यानी कि उसके अंदर हम नई की वैल्यू के पेयर ऐड भी कर सकते हैं। किसी भी की जो वैल्यू होती है ना वो भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये एक म्यूटेबल होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माई डिक्ट, ये क्या है, हमारी डिक्शनरी का नाम है। नेम और एज ये हमारे पास कीज़ हैं, और एलिस और 25 ये इनकी वैल्यू है। नेम की वैल्यू एलिस, एज की वैल्यू 25। इस टाइप से हमारे पाइथन की जो डिक्शनरी होती है ना वो काम करती है। और जब हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी को एक्सेस करना चाहते हैं, इनकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम की हेल्प से एक्सेस करते हैं। अब डिक्शनरी के हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो उसको हम करली ब्रैकेट की हेल्प से करते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, टपल को हम स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, और जो डिक्शनरी है ना उसको हम करली ब्रैकेट की हेल्प से क्रिएट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसका एक सिंटैक्स दिया हुआ है कि किस प्रकार हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडमिन के नेम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई। उसके अंदर मैंने क्या किया, नेम लिखा। ठीक है, नेम की वैल्यू मैंने अपना नाम लिखा, नीरज जांगड़ा, और एज इसमें 30, मार्क्स 95। तो यहाँ पे नेम, एज और मार्क्स ये हमारे पास क्या है, की है, और ये नीरज जांगड़ा 30 और 95 ये क्या है, इनकी वैल्यू है। और अगर मैं डायरेक्ट एडमिन ऐसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे कंप्लीट की वैल्यू का पेयर हमें प्रिंट या फिर आउटपुट के तौर पे देखने को मिलता है। अब इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने क्या किया, प्रिंट एडमिन हमारी डिक्शनरी का नाम, और फिर मैंने लिखा नेम। नेम क्या है, यहाँ पे की है। तो अगर इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ की, यानी कि की हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से हम नेम को या फिर इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एडमिन नेम लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट के तौर पे मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट के तौर पे मेरा नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एडमिन सिटी इक्वल टू रेवाड़ी, मैंने अब इसमें क्या किया, देखो सिटी यहाँ पे लिखा, सिटी तो की है नहीं, तो ये क्या करता है, एक नई की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा, एक नई क्रिएट करेगा, किस नाम से, सिटी के नेम से, और उसकी वैल्यू क्या ऐड कर देगा, रेवाड़ी। और ऐसे ही अगर मैं कोई की को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिलीट का जो DEL कीवर्ड है वो कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद एडमिन हमारे डिक्शनरी का नाम और एज, यानी कि जो भी मैं की डिलीट करना चाहता हूँ वहाँ पे वो वाला नाम यहाँ पे लिख दूंगा, और ये क्या करेगा, उस की वैल्यू के पेयर को डिलीट कर देगा। तो ये वाली लाइन क्या करेगी, जो एज वाला कॉन्सेप्ट है, एज का पेयर है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एडमिन डॉट कीज, तो ये क्या करेगा, हमारी जो एडमिन के नेम से डिक्शनरी बनी हुई है इसमें से सारी की सारी की है ना उनको प्रिंट कर देगा, सारी की सारी की प्रिंट करेगा, वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एडमिन डॉट वैल्यूज़, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, इसके अंदर की को प्रिंट नहीं करेगा। इसके अंदर अगर हम आउटपुट के तौर पे अपनी पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम एडमिन नाम लिखेंगे और हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम प्रिंट
एडमिन डॉट की का यूज़ करते हैं तो हमारी सारी की प्रिंट हो जाएंगी, और एडमिन डॉट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब हमने तीनों की तीनों जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लिस्ट, डिक्शनरी और टपल इन तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फीचर, और ये लिस्ट का फीचर, टपल का फीचर और डिक्शनरी का फीचर। अब सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर्ड है या नहीं। तो लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड होती है, टपल भी ऑर्डर्ड होता है, लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर्ड नहीं होती है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं लिस्ट में, टपल में या डिक्शनरी में, उनकी एक सीक्वेंस होती है या नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में कोई सीक्वेंस नहीं होती, कोई भी की कहीं पे भी हो सकती है, वो अपने पेयर के साथ रहेगी। लेकिन दूसरी बात आती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि हम अपने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं, यानी कि हमारे पास हमने कोई लिस्ट बनाई, उसके अंदर हम नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं, रिमूव कर सकते हैं या नहीं। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, यानी कि उसके अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो टपल है वो हमारा म्यूटेबल नहीं होता, वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि उसके अंदर हम किसी भी प्रकार से न तो आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और ना ही हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और डिक्शनरी है वो भी म्यूटेबल होती है, उसके अंदर हम जो की वैल्यू पेयर है उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडेक्सिंग के बारे में देखते हैं। तो लिस्ट में भी हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं और टपल में भी हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करते। डिक्शनरी के अंदर आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं, जो कीज़ होती है ना उनका यूज़ करते हैं हम एक्सेस करने के लिए, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग यूज नहीं होती। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लिस्ट है वो स्लो होती है, लेकिन टपल है वो बहुत ही फास्ट होता है। और साथ में डिक्शनरी की बात करें तो लुकअप के लिए फास्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा इसका फंक्शन होता है डिक्शनरी का, वो लिस्ट और टपल से डिफरेंट होता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हमने अभी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।